नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरीके की गहमा-गहमी चल रही है, उसके बीच में एक बड़ी और अब उसको कायदे से मुझे तो लगता है कि बड़ी दिलचस्प चीज़ की है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में राहुल गांधी दिखाई देने लगे हैं। अभी तक जो पोस्टर थे उसमें राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पोस्टर में राहुल गांधी दिखाई देने लगे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये, इसको इस इंटरेस्टिंग माना जाए या फिर वही साल 2013-14 को याद किया जाए, जब एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हो रहा था और मनमोहन सिंह उसके निशाने पर थे। देखिए, ये तो स्पष्ट, ये पहले जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, ये तो स्पष्ट कर दे जो पोस्टर है वो किस विषय का पोस्टर है। वो सबसे भ्रष्ट लोगों का पोस्टर है, जिसमें कांग्रेस के केवल राहुल गांधी हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन आप लड़े, पहले आपने 2013-14 में शीला दीक्षित के खिलाफ और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आज तक का भारत का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री अगर कोई है तो लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन पे आपने आरोप लगाए। बड़े बड़े आपके पास फाइलें थी, कागज थे, प्रूफ्स थे, वो गायब हो गए। 10 साल 11 साल आपने केवल कांग्रेस को बदनाम किया है, पता चल गया। ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि आज के तारीख में या हमेशा से, देखिए मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं, आप भी पड़ोस के रहने वाले हैं प्रयागराज के। आप ये बताइए, मैं तो बचपन से देखा है, मेरा तो घर एलनगंज में था इलाहाबाद में, और यूनिवर्सिटी के आसपास हमारे मकान हुआ करते थे, बैंक रोड में और हर जगह। आनंद भवन, स्वराज भवन, इतने, मतलब वो जगह ऐसी हैं इलाहाबाद प्रयागराज की जो हजारों करोड़ों की हैं। मैंने इलाहाबाद की सबसे महंगी जगह और सबसे बढ़िया सेंट्रल प्लेस जो था वो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार का था। सारा देश को दान कर दिया, सारा देश को दान कर दिया। तो अब प्रश्न यह है कि अगर अभी तक तो कम से कम अरविंद केजरीवाल बाकी लोगों पे आरोप लगाते थे, आम आदमी पार्टी सब पे आरोप लगाती थी, राहुल गांधी पे नहीं लगाती थी। अच्छा, राहुल गांधी के परिवार में नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री सब होने के बावजूद अगर वो आदमी 20-22 करोड़ की टोटल संपत्ति अपनी एफिडेविट में दिखा रहा है जो चुनाव आयोग को दे रहा है, अगर आपके पास प्रूफ है कि वो 1000 करोड़ का आदमी है तो कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। लेकिन ये रणनीति क्या है? अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि आज दिल्ली का इलेक्शन जो था, अभी तक इस पोस्टर के पहले वो सब लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। भाई देखिए, हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हमें ना कांग्रेस से कोई लेना देना है ना आम आदमी पार्टी से, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम तो केवल देश के संविधान और लोकतंत्र के बचाने के लिए जो भी आज के तारीखी जो तानाशाही सरकार है, जैसे हमने इंदिरा जी के जमाने में इंदिरा जी का विरोध किया था इमरजेंसी में, आज इनका भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को, हम आदमी पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी को लगेगा तो हम समाजवादी पार्टी को देंगे। हमारे लिए केवल यह है कि इस एस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें गुजरात लॉबी बहुत ज्यादा हावी हो गई है, इसको हटाना है। अभी अरविंद केजरीवाल ने करना क्या चाहा है? इसका मतलब ये जो कांग्रेस का सपोर्टर था दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी में चला गया था, राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार उनका नाम बेईमान लोगों में ऐड करने से बिदकेगा कि नहीं बिदकेगा? अगर वो हो सकता है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करे, वोट देने नहीं जाएगा, तो इसमें आम आदमी पार्टी का कैसे फायदा हो जाएगा? तो एक तो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है ये। अच्छा, दूसरा, जब राहुल गांधी उनको एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारी का बहाना बना के वो कन्विंसिंग नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अब राहुल गांधी को हर्ट कर रहे हैं, इसका माने जो अभी तक लोग आरोप लगा रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, तो क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का नाम इस पोस्टर में डाला है? मतलब और ये जो अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये चीजें रणनीति के तहत चल रही थी सर। लेकिन एक चीज बताएं, एक चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने विड्रॉ किया है, राहुल गांधी बैक हुए हैं थोड़ा सा, तो ठीक है, जैसा आपने अभी बता दिया कि वो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से सांकेतिक जो है वो समर्थन दे रहे थे। मोदी जी भी तो गायब हो गए हैं, जरा उस पर भी बोल दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, देखिए, मोदी जी के गायब होने को आप लोग बहुत ज्यादा रीड मत कीजिए, हम्म। और ये बहुत यूट्यूबर जो हैं उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। मोदी जी तब गायब हो जाते हैं जब उनको लग जाता है कि सेटिंग हो गई है। हम्म। वो महाराष्ट्र में भी गायब हो गए थे, वो हरियाणा में भी गायब हो गए थे, वो सेटिंग हो चुकी थी। अब इस बार जो है सारे आपके वोटिंग पैटर्न पे और वोटर लिस्ट में सेटिंग हो गई है।
अब मोदी जी को पता चल गया, अब आप लोग इंटरप्रेट करते रहिए कि मोदी जी हार मान ली है, मोदी जी भाग गए हैं, मोदी जी छिप गए हैं, और वो फिर मोदी जी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को वोटें मिल जाएंगी, क्यों सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि सेटिंग हो गई है, इसलिए वो यहां से हट गए हैं। मैं इसको इस तरह से, और ये अरविंद केजरीवाल भाई आज का ये पोस्टर देखिए, अभी तक देखिए मैं दुविधा में था, और मैं जब थोड़ा आम आदमी पार्टी की बड़ाई करता था तो आपके श्रोता दर्शक जो कांग्रेस समर्थक थे मुझे गरियाते थे, जब मैं कांग्रेस का समर्थन करता था आम आदमी पार्टी के समर्थक मुझे गरियाते थे। अब मेरे को ये आज की तारीख में इस पोस्टर के बाद मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने क्या ये सेटिंग हो गई है मोदी जी से, अमित शाह से, कि जेल मत भेजना, हम आपको दिल्ली जिता देते हैं। राहुल राहुल गांधी का इस पोस्टर में शामिल होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल सर जैसा आपने अभी बताया कि ऐसे समय पर आया जब राहुल गांधी जानबूझ करके चुनाव से थोड़ी दूरी बना रहे थे, एक माहौल अरविंद केजरीवाल के लिए बना रहे थे, या यूं कहे कि उनके लिए फील्ड खाली कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से वही साबित किया जैसा वो साबित करते रहे। सर सवाल ये उठता है कि अब अगर 1-to-1 फाइट होगी सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, तो क्योंकि ठीक है कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को ले आए, तो क्या राहुल गांधी का विरोध इस स्तर तक आम आदमी पार्टी को नुकसान कर देगा कि भाजपा के लिए जीत जो है वो आसान हो जाए? या दूसरा एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आम आदमी पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला अगर होगा तो आम आदमी पार्टी उसमें भारी नहीं पड़ जाएगी फिर? नहीं नहीं, देखिए बात को समझिए। जैसे एक सर्वे आया उसमें पता चला कि दिल्ली की दलित महिलाओं में 38% मोदी जी के समर्थक हैं, और 34% राहुल गांधी के समर्थक हैं, और 30% अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं। इसका मतलब राहुल गांधी का दलितों और मुसलमानों के अंदर क्रेज है, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये बिल्कुल सीधी बात है कि राहुल गांधी के इंडिकेशन दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा युद्ध हो, हमारा वोट बैंक अगर वापस आएगा तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए मैं बैकसीट ले लेता हूं। लेकिन इस पोस्टर के बाद अब आप खुद सोचिए, अगर आप मान लीजिए कांग्रेस के कट्टर समर्थक होते तो आप क्या कहते? क्या राहुल गांधी में प्रश्न चिन्ह? अच्छा, राहुल गांधी आज की तारीख में पिछले 2 साल से कर क्या रहे हैं? अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। जो डाउन ट्रॉडन्स हैं, जो मोची हैं, जो लकड़हारे हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो 3 व्हीलर वाले हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, और उसको आप बेईमान कह रहे हैं। वो तो जेल नहीं गया अभी तक। नेशनल हेराल्ड में पिछले 10 साल से कुछ प्रूफ तो आप नहीं कर पाए। अच्छा, मैं तो जानता हूं कि फाइनेंस का आदमियों की नेशनल हेराल्ड के केस में वास्तविकता में गांधी परिवार ने एक पत्रकार और एक प्रेस को बचाने का प्रयास किया है, उसमें 1 रुपए का हेरफेर नहीं, और इसको प्रूव ही नहीं कर सकता दुनिया का कोई कोर्ट, क्योंकि कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो राहुल गांधी अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, उनका नाम आपने डाल दिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मेरा हंच हो सकता है सही हो कि हो सकता है गलत हो, ये बिल्कुल पक्का ये कह दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से कि आप जो है राहुल गांधी को इंक्लूड कर लीजिए, तो उससे कंफ्यूजन होगा, वोट देने लोग नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और एक एश्योरेंस दे दिया हो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने अरविंद केजरीवाल को कि हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, आपको एग्जिट रूट दे देंगे, आप राजनीति से निकल लीजिएगा, जैसे आप 2013 के पहले थे वैसे ही रहिएगा, एनजीओ चलाइएगा, भारतीय जनता पार्टी रूल करेगी। लेकिन कांग्रेस को आपने खत्म कर दिया, जो आपको टास्क दिया गया था। अभी तक मैं आम आदमी पार्टी का विरोधी नहीं था, मैं आम आदमी पार्टी का दिल से विरोध नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था ये भी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, और लेकिन आज के तारीख में शरद पवार अगर बीजेपी का साथ देंगे मैं उनका विरोधी हो जाऊंगा। जो बीजेपी का साथ देगा आज के तारीख में, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो हालत आपने कर दी है और विदेश नीति में जो आपने ऐसी की तैसी अपनी करा ली है, मैं एक, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया है, पढ़ा लिखा, वो सोचने समझने की शक्ति दी है, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे देश की बदहाली हो रही है, इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। मेरा बाकी कुछ नहीं, अटल जी के जमाने में मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, मैंने वोट दिया है, मेरे बच्चे छोटे थे, वो टेस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ले जा सकते थे, मैंने कमल का फूल दबाया है। लेकिन उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वोट डाला है, आज के तारीख में मैं वोट मतलब डाल ही नहीं सकता, इसलिए इस रिजीम को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसमें केवल पूंजीपतियों की तोंद बढ़ रही है और गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और केवल लोगों को 5 किलो अनाज पे वोट लिए जा रहे हैं। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। आपने 5 किलो राशन का जिक्र कर दिया सर। एक तरफ दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी वादों की झड़ी लगाती हुई दिख रही है, तमाम जिसको वो रेमड़िया कहते थे वो खुद भी उसी के लगातार वैसी घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, अभी जब मैंने मोदी जी को लेकर के सवाल पूछा था तो आपने बोला था भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए
ये जरूरी है मुद्दे, वादे, रेवड़ियां, या फिर वो सब सेटिंग एटिंग जो है वही काफी है? जैसा आपने मोदी जी को लेकर के बहुत आत्मविश्वास के साथ ये आंसर किया था। देखिए सेटिंग वेटिंग तो हो गई है और इसीलिए मोदी जी ने, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, वो तो 80% हो गया है। मुझे देखिए हंच ये है, फील्ड सिचुएशन आप कितना कर लीजिए, फील्ड सर्वे कर लीजिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि उसने सेटिंग कर ली है, नंबर एक। नंबर दो, आज जो ये पोस्टर निकला है, इस पोस्टर का इंटरप्रिटेशन केवल केवल ये होगा कि जो कांग्रेस के पुराने वोटर थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे वो घर बैठ जाएंगे। वो क्यों रिस्क लेंगे भाई? देखिए आज के तारीख में हम लोग, आशा होती है कि अपोजिशन जीत जाएगा, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, इसलिए उसका साथ दो। भाई अगर हमको भी राइटिंग ऑन द वॉल दिख रही है, जो ये, और ये भूल से नहीं हुआ है, संजय सिंह कम बुद्धिमान आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल कम बुद्धिमान आदमी नहीं है। राहुल गांधी का पोस्टर में नाम डालने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है और एक अरविंद केजरीवाल को स्केप रूट दे दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीत जाएगी। अब चाहे कांग्रेस कितनी मेहनत कर ले, राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से जो प्रयास करना था एक अपोजिशन और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का वो कर लिया, लेकिन आज के तारीख में केवल इस पोस्टर से फिजा बदल गई। बिल्कुल। अभी सर एक चीज और समझ लूं मैं कि जो सेटिंग एटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, जो रेवड़ियां हैं, असल में ये चुनाव जीतने के लिए नहीं किए जा रहे, बल्कि जो सेटिंग गेटिंग की गई है उसको छुपाने के लिए किए गए, उसी के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप देखिए नए नियम क्या बन रहे हैं, जिसका ट्रैक्टर होगा, जिसके पास कार होगी, यूपीआई से जिसके पास पेमेंट होगा। भाई हम जिससे सब्जी खरीदते हैं, हमने उससे कहा यूपीआई से पेमेंट कर दें, क्या नहीं साहब यूपीआई से पेमेंट मत कीजिए, वो एक इतना अमाउंट के ऊपर अगर यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा तो हम जो ये 5 किलो राशन उठाते हैं बंद हो जाएगा। और ये किसी से बात कर लीजिए आप, अब वो चाट वाले को नोटिस मिल गया कि यूपीआई से ज्यादा उसने समोसे बेच के वो ले लिया, तो अच्छा जो इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर वादे किए वो पूरे किए क्या? इट इज ओनली टू गिव ए इंप्रेशन कि भाई क्योंकि हमने वादा किया था, क्योंकि हमने 3,000 रुपए देने का वादा किया था, इसलिए हम जीते हैं। ये किस लिए जीते हैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, उसका जनता के वोटिंग पैटर्न से कोई लेना देना नहीं। और ये अरविंद केजरीवाल, ये अखिलेश यादव भी समझ लें, ये तेजस्वी यादव भी समझ लें कि ये इन्होंने गलत गोटी पे हाथ रख दिया है। अभी तक मुझे अरविंद केजरीवाल पे विश्वास था, इस पोस्टर के बाद मेरा विश्वास पूरी तरह से हट गया है। भगवान करे आम आदमी पार्टी जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार ना बने, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सेटिंग भी उसके लिए रोल प्ले करेगी और अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर भी करेगा। अगर सेटिंग हो गई है तो ठीक है केजरी साहब, आप भी निकल लीजिएगा कहीं विदेश में, अपना बड़ा सा बंगला बना के मस्ती से रहिएगा, और नहीं तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। सर और भी चीजें हैं, चूंकि आपने एक विदेश नीति का भी जिक्र किया, तो सभी ट्रम्प साहब जिस तरीके से धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, एक तरफ दिल्ली का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी मौन बैठे हैं, कहीं इसका कनेक्शन ट्रम्प साहब के फैसलों से तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं और उसमें सारे फैसले ऐसे हो रहे हैं जो भारत को सीधे सीधे नुकसान कर रहे हैं, गुजरातियों का बहुत नुकसान हो रहा है। भाई आज ही आपने देखा होगा एक वीडियो जिसके अंदर लाइन लगा के लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, और सिर झुकाए वो खड़े हुए हैं और हवाई जहाज के अंदर भेज के उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अरे कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो कर तो दिया। गलत किया, मैं जानता हूं गलत किया, इस तरह नहीं होना चाहिए, उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अमेरिकन इकोनॉमी अगर इस प्रकार से हिंदुस्तानियों को और दूसरे देश के लोगों को और गरीब लोग जो बेचारे वहां पे अपना खेत बेच के गए हैं उनको इस तरह से वापस कर देंगे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कम से कम वो जो कह रहा है कर तो रहा है। हमारे मोदी जी तो 11 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है रोहिंग्या आ गए, सैफ अली खां पे आंदोलन कर दिया, झारखंड में आ गए, दिल्ली में आ गए, निकालते क्यों नहीं हो भाई? पुलिस तुम्हारे पास है, बीएसएफ तुम्हारे पास है, सीआरपीएफ तुम्हारे पास है, और उनको बस्तियां बना बना के दे रहे हो रोहिंग्यास को, फिर कह रहे हो रोहिंग्या आ गए। अरे 11 साल से तुम सत्ताओं में, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जवाब पूछूं क्या? जवाब तो तुम्ही से मांगूंगा ना। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए बिल्कुल इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे अगर इस प्रकार से, क्योंकि वहां पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। अच्छा अब आप खुद सोचिए राम प्रकाश जी, अगर आपका ये पब्लिक इंडिया अमेरिकन कंपनी होती और एक गोरे को केवल बुलाने का डोनाल्ड ट्रंप साहब आदेश कर देते तो वो तो $10,000 लेता ना पर मंथ। हमें वहां का जो गोरा है वो 10,000 से नीचे तो काम करेगा नहीं, एक टैलेंटेड आदमी। अच्छा भारतीय टैलेंटेड आदमी $3,000 पे काम कर लेता है।
क्योंकि यहाँ $3000 में वो ऐश की जिंदगी जीता है, हिंदुस्तान के अंदर तो झुग्गी के अंदर रहता है। तो वहां पे आप टैलेंट आपका खत्म हो जाएगा, और भारतीयों में टैलेंट तो है ही, ये बात से तो कोई विश्वास कर नहीं सकता। तो वास्तविकता में मोदी जी का, अच्छा फिर मोदी जी ने उन्हें बधाई का पत्र भेजा, वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब नहीं दिया, वरना तुरंत जवाब आता है, ऑटोमेटिक जवाब आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। अच्छा उधर बांग्लादेश में आप देखिए क्या हाल हो रहा है, श्रीलंका में देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब आप खुद सोचिए राम प्रकाश जी, कॉमन सेंस को यूज कीजिए, एक पावर प्रोजेक्ट आप श्रीलंका में लगा रहे हैं। अच्छा वो अडानी वाले भी अपना अखबारों के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं नहीं प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ। आप बताइए श्रीलंका के अंदर अगर आप बिजली पैदा करेंगे और उसके बाद परचेज नहीं कोई करेगा उसे, अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं परचेज करेगी तो श्रीलंका से बिजली कहां ले जाएंगे आप? अगर बना लेंगे और उस पर खर्च कर देंगे तो बिजली को ले कहां जाएंगे? तो पूरा, अच्छा वही बांग्लादेश के साथ हो रहा है, वही केन्या के साथ हो रहा है, हर जगह इंक्वायरीज चल रही हैं, हर जगह पावर परचेज एग्रीमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। तो अच्छा वो पैसा किसका है आपको भी पता है। तो लेकिन ये जो आज का ये परिवेश है, इस परिवेश में मुझे अब जो है वो लगने लगा है कि मामला जो है बहुत ऊपर चला गया है और ये अब साधारण नहीं रह गया है। सर एक जो कि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, रुपया लगातार गिर ही रहा है, हालांकि सरकार बताती है कि रुपया गिरा नहीं है, कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया है। उधर दूसरी तरफ रिजर्व जो होता है, रिजर्व का फंड भी बिल्कुल खात्मे की कगार पर आ रहा है, इसका भी, ये भी एक खबर लगातार चल रही है, जरा उसके बारे में बता दीजिएगा। ये सारी परिस्थितियां एक तरफ चल रही हैं, दूसरे में मोदी जी अभी लाभार्थी, फ्रीबीज, रेवड़ी यही सब बताते घूम रहे हैं, इधर गायब हो गए, लेकिन अभी तो दिल्ली चुनाव में ये सब बता रहे थे। भाई देखिए रामप्रकाश जी, एक चीज और स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। जो ये गोदी मीडिया बताता है या भक्तगण बताते हैं कि साहब केवल भारत की करेंसी वीक नहीं हो रही है, विश्व के सबकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही है, ये बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है कि हमारा देश ही पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए अपनी करेंसी का वीक होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं, हम आयात मूलक देश हैं। चीन आयात मूलक देश नहीं है, निर्यात मूलक देश है। जापान निर्यात मूलक देश है, यूरोप निर्यात मूलक देश है, अरब कंट्रीज निर्यात मूलक देश हैं, वो तेल बेचते हैं, हम सब कुछ आयात करते हैं। अच्छा जब आयात करते हैं तो चीज महंगी हो जाती है, जब निर्यात करते हैं तो फायदा होता है। निर्यात हम ज्यादा करते नहीं, हम आयात करते हैं। तो ये जितना ज्यादा नुकसानदायक हमारा करेंसी का वीक होना है, ये बाकी देशों के लिए नहीं है, लेकिन अब अर्थशास्त्र लोगों को समझ में नहीं आता, उसी को अपना टंका पीटते रहते हैं। देखिए हमारी 17% गिरी, उनकी 18% गिर गई। अरे जापान और चीन तो अपनी करेंसी को डिवैल्यूड रखते हैं जिससे उनका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव रहे। भाई आप सोचिए, हमारे यहाँ चाय का दाम एक है और चीन के अंदर चाय का दाम एक है, और अमेरिका को इंपोर्ट करना है चाय। तो अगर हमारी करेंसी वीक होगी तो हमारी करेंसी उन्हें ज्यादा चाय मिल जाएगी तो वो हमारे देश से खरीदेंगे, चीन की डिवैल्यूड होगी तो उससे खरीदेंगे। तो कॉम्पिटिटिव वो रखने के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी करें। जापान इतना एड क्यों देता है लोगों को, यहाँ ले जाओ, ट्रेन के लिए ले जाओ, फलाने के लिए ले जाओ, जिससे उसकी करेंसी वीक रहे, और करेंसी वीक रहेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। दे आर नॉट इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज, दे आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज, वी आर इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। बिल्कुल। अब सर इकोनॉमी के हिसाब से हम बात करें, और उधर ट्रंप साहब का शासन आ गया है, इधर अडानी साहब के चक्कर में मोदी जी लगातार पिटते ही जा रहे हैं, अडानी साहब भी पिट रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे में मोदी जी के ऊपर दबाव फिर नया व्यापार जुटाने का भी तो होगा अडानी साहब के लिए, तो क्या उसके लिए अब नए देशों से संबंध बनाए जाएंगे, क्या विकल्प देखते हैं आप? देखिए ऐसा है पूरे विश्व के अंदर, जब देखिए इंडस्ट्री में होता क्या है या किसी भी में, जब तक आपकी रेपुटेशन बनी हुई है तब तक रेपुटेशन बनी हुई है। जैसे ही रेपुटेशन टूटती है उसके बाद वो टूटती चली जाती है, फिर उसको रोक नहीं सकते आप। अब केन्या ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, श्रीलंका ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में इंक्वायरी हो गई, इजराइल में इंक्वायरी हो गई, अमेरिका में इंक्वायरी हो गई, कनाडा में इंक्वायरी हो गई, फ्रांस में इंक्वायरी हो गई। अब कौन हिम्मत करेगा? अच्छा जो भी पॉलिटिकल लीडर वहां का हिम्मत करेगा, वो जानेगा कि भाई वही तो है, रहीमन नीचन संग बसी लगत न कलंत काई कहा है, दूध कलालन हाथ लगी मध समझे सब ताही। संगत आपको ठीक रखनी पड़ेगी। अब कब तक संभालेंगे आप?
आप संभालते रहिए। और अगर अमेरिकन कोर्ट जो है वो, भाई अमेरिकन कोर्ट की ये तो सत्यनिष्ठा आपको पता चली गई, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को उन्होंने कन्विक्ट कर दिया। अच्छा अब ये सोचिए, मैं अगर होता प्रधानमंत्री भारतवर्ष का तो मैं तो नहीं कहता ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वो आदमी कन्विक्टेड है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, सम्मान के योग्य हैं, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बट ही इज ए कन्विक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 3 केस थे उनके ऊपर, 2 में तो कन्विक्ट हो गए हैं भाई वो। तो एक सर अभी तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहने के बाद ये हाल किए हैं, अगर कहीं आप नहीं कहते माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप तो फिर क्या हाल करते? नहीं नहीं यार, देखो ऐसा है कि जो सच है वो सच है। हम्म। अब बाइडेन साहब को $20,000 का, उनकी वाइफ को $20,000 का हीरा देने की क्या जरूरत थी, बताइए आप। आप देश के अंदर तो लोगों के बदहाली हो रही है, बिल्कुल सीवर का पानी जो है वो सड़कों के अंदर, पानी के अंदर आ रहा है, बदबूदार पानी लोग पी रहे हैं, रहने योग्य स्थिति नहीं है, आप $20,000 का हीरा दे रहे हैं। अरे भारत की एक छवि है भाई, हम लोग आध्यात्मिक देश हैं, हम लोग ऐसे देश हैं जो वास्तविकता में आध्यात्म के मामले में विश्व को राह दिखा सकते हैं। हम लोग जिसे कहते हैं ना कि एक सन्यासी क्या होता है, वो लोग देखने भारतवर्ष के अंदर आते हैं। आज के तारीख में आप देखिए हर जगह पैसा पैसा पैसा। महाकुंभ के अंदर 1-1 लाख के टेंट लगे हुए हैं और गरीब आदमी जो है सड़क पे ठंडे में सड़क पे पड़ा हुआ है लिहाफ ओढ़ के। तो ये कहाँ एक, ये बिल्कुल अमेरिका, कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जो अमेरिका में जी रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो अफ्रीका में जी रहे हैं। बिल्कुल। अब ये एक लास्ट में एक चीज और समझ लें सर, जिस तरीके से अभी एक खबर अचानक से इलेक्शन कमीशन, चुनावी बॉन्ड और इन सब चीजों को लेकर के चल पड़ी है, क्या इससे कुछ अंतर दिल्ली चुनाव पे? नहीं देखिए, ऐसा है कि इन्होंने तो जो पैसा है वो चुनावी बॉन्ड का पैसा तो है ही लोगों के पास, और भारतीय जनता पार्टी के पास है। पीएम केयर फंड में है ना 6,000 करोड़ रुपए। आप बताइए उसमें किसका पैसा है? वो केवल ये बताया गया कि साहब वो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने दिए, कहां दिए, किसको दिए? डीलर्स को दिए, होलसेलर्स को दिए, बेचने के लिए दिए, हॉस्पिटल को दिए? किस हॉस्पिटल को दिए? अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के हॉस्पिटल को दिए या गरीब जनता को दिए? हमने तो तड़पते हुए देखा है लोगों को। 6,000 करोड़ किसका पैसा है? डॉलर इसका दाऊद इब्राहिम का पैसा है? किसका पैसा है? तो कम से कम देश की मैंने भी दिया था पीएम केयर फंड में, क्योंकि उस समय हमें लगा था कि पीएम केयर फंड का मतलब ये पब्लिक फंड है, गवर्नमेंट फंड है, देश की जनता परेशान है, प्राइवेट एनजीओ को पैसा नहीं देना चाहिए, वो दुरुपयोग करते हैं। ये पीएम केयर फंड है, इसका ऑडिट होगा, पता चले। कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ। तो अब ये जो है पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है? तो 12-13 हजार करोड़ चुनावी बॉन्ड का, 6,000 करोड़ ये, और उसके बाद जो है एक एक सोने की चेन देके आप वोट खरीद लेंगे, फिर कहेंगे साहब इलेक्शन जीत गए हम। और अरविंद केजरीवाल उसमें आग में घी डाल रहे हैं, राहुल गांधी की फोटो डाल के। हाँ, निश्चित तौर पे आग में घी केजरीवाल साहब डाल रहे हैं, और मोदी जी जो है वो सोने की चेन की व्यवस्था पीएम केयर फंड से कर रहे हैं। ये ठीक है, और उसका कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिट नहीं। जब ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से आया है तो कहाँ खर्च करेंगे, ये कहाँ बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर, हमसे तमाम इन मामलों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।